दिलावर, मैंने तुम्हें कुछ जो काम कहा था उसका क्या बना? वो सिगार सुलगाते हुए बोले थे। धुआं उनके इर्द गिर्द फैला हुआ था। स्टडी की खिड़कियों से चमक आती रोशनी उनकी डेस्क पर पड़ रही थी। उनका चेहरा नीम तारीकी में स्याह नजर आ रहा था। आपकी सोच से भी ज्यादा परफेक्ट काम हो रहा है डैड। इस बार माल ऐसा हाथ लगा है कि आप हैरान रह जाएंगे। वो बड़े फख्र से उनको बता रहा था। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कॉलेज में माल की सप्लाई कैसी जा रही है? वो उसे दाद देते हुए आखिर पर सवालिया हुए। उनका चेहरा देखने में जितना नफीस था, असलियत बयान करना उतना ही मुश्किल था। देखने में वो एक बारोब आदमी नजर आते थे। उनकी उम्र 60 साल के करीब थी। स्याह पैंट कोट पहने, एक हाथ में सिगार पकड़े, वो बड़े गरूर और तकब्बुर के साथ किसी जालिम बादशाह की तरह पावर सीट पर बरजमान थे। हाँ, वो कोई जालिम बादशाह था, 21वीं सदी का जालिम बादशाह। उसने एक नहीं बल्कि हजारों लोगों के घरों के चिराग गुल किए थे। वो वाकई जालिम था, और उस जालिम को अल्लाह ने ढील दे रखी थी। शायद कि वो पलट आए, शायद कि वो हिदायत पा ले, और वो खुद को खुदा समझकर बैठा महलूक खुदा की अजाब की प्लानिंग कर रहा था। पता नहीं लोग खुद को खुदा क्यों समझने लग जाते हैं। ये क्यों नहीं सोचते कि एक खुदा ऊपर मौजूद है जो उनको ढील दे रहा है कि बस सुधर जाएं और तौबा कर लें। लेकिन जिनके दिलों पर मोहर लगा दी जाए, जिनके कान समाज से महरूम कर दिए जाते हैं, वो सच सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता सब कुछ। कॉलेज में ड्रग सप्लाई करने के लिए मुझे एक बाएतमाद बंदे की जरूरत है। दिलावर अली खान भी अपने बाप का ही बेटा था, उन्हीं की तरह मगरूर और बेहिस। गुनाहों की दुनिया में उसे एहसास तक नहीं हो सकता था कि वो क्या कर रहा है। माँ बाप अगर बच्चों को अच्छी तरबियत करें तो बच्चे कभी नहीं भटकते, लेकिन उसके माँ बाप ही उसकी दुनिया और आखिरत बर्बाद करने पर तुले हुए थे। उसके अंदर की बुराई जड़ें पकड़ चुकी थी। मैं शर्फो को कह देता हूँ, वो बंदोबस्त कर देगा। उन्होंने अपने एक खास आदमी का नाम लिया। ओके, लेकिन आदमी काबिल भरोसा हो, वरना उसका अंजाम आप जानते हैं। वह सफाक लहजे में बोला, फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ हमसे धोखा करने वालों को इबरतनाक मौत की सजा मिलती है। वो हल्का सा मुस्कुराए। कौन जानता था उनकी मुस्कुराहट के पीछे कितनी भयानक शक्ल है। अब तुम घर जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस बार पुलिस चौकन्ना हो चुकी है। वो उसे खबरदार करते हुए बोले थे। पुलिस अपनी ही है डैड, यू डोंट वरी। उस मुल्क का सो कॉल कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तंजिया अंदाज में बोला था। मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मोहतात रहना। उन्होंने तंबीह की। ओके डैड, वो कहते हुए बाहर निकल गया। पीछे वो कुर्सी से टेक लगाए आंखें बंद किए हुए कुछ सोचने लगे थे। ये सब उस वक्त शुरू हुआ था जब सुबान खान की बीवी सफिया ने उनको उनके वालिदैन के खिलाफ भड़काना शुरू किया। सफिया एक तंग जहन की मालिक औरत थी। रुबीना एक अच्छी माँ और सास थी। उन्होंने अपनी तीनों बहुओं को बराबर रखा, कभी किसी में फर्क नहीं किया। लेकिन सफिया को हमेशा एहसास कमतरी ही रहा। सुबान खान की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा ये निकला कि वो अपने वालिदैन से बदजन हो गए। सफिया ने उनके कान में ये बात डाल दी थी कि उनके वालिद अपने हिस्से की सारी जायदाद उनके भाई हयात और अरमान के नाम करना चाहते हैं। सुभान खान का अपना बिजनेस था। आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती गलत लोगों से होने लगी। वो अपने दोस्तों की बातों में आकर पहले ही बहुत नुकसान करवा चुके थे। उन्हें अपने बिजनेस में तरक्की के लिए पैसा चाहिए था, जिसका मुतालबा उन्होंने अपने बाप से कर दिया। सलमान खान बिलाशुबा एक बेहतरीन बाप थे। फौज से रिटायरमेंट के बाद ही उन्होंने अपनी जायदाद तीनों बेटों में बराबर तकसीम कर दी थी। उनको इस नए मुतालबे पे गुस्सा आया, क्योंकि वो उनको उनका हिस्सा दे चुके थे। कुछ बीवी की बातों का असर था। वो गुस्सा में अपने बाप का बेलिहाज बोल गए। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनको पैसे न मिले तो वो हर हद से गुजर जाएंगे। सुबान खान ने अपने उन्हीं दोस्तों के साथ ड्रग्स की स्मगलिंग का काम शुरू किया। उनका बिजनेस फिर से तरक्की करने लगा था। इधर जमान साहब को पता चला कि उनके बेटे ने गैर कानूनी काम करना शुरू कर दिया और हराम कमा रहा है, तो उन्हें सदमा लगा। उन्हें यकीन आया कि वो जो सारी उम्र अपने वतन के वफादार रहे, आज उनका अपना ही बेटा मुल्क की जड़ें खोखली करने लग गया था। उन्होंने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेसुध। सबान खान की आंखों पर दौलत की पट्टी बंधी हुई थी और उन्होंने अपने बाप से ताल्लुक तोड़ लिया। माँ बाप अपनी सारी उम्र बच्चों की परवरिश, तरबियत और आसाइशात की फराहमी के लिए वक्फ कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको कभी कोई तकलीफ ना हो। वालिदैन तो औलाद की जरा सी तकलीफ पर तड़प उठते हैं, लेकिन ये कैसे औलाद है जो बूढ़े माँ बाप से हुस्न सलूक करने के बजाय रिश्ता नाता तोड़ देती है। सिर्फ दौलत की हसूल के लिए कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि अपने सगे माँ बाप तक को छोड़ दे। भैया, हम आपकी दोस्तों की वजह से लेट हो गए हैं।
ज़ोबिया ने मुंह बसोर कर शिकवा किया। यार ज़ोबी, मुझे क्या पता था वो लेट हो जाएंगे। यावर ने गर्दन पीछे मोड़कर जवाब दिया। वो ड्राइविंग कर रहा था और वो दोनों पिछली सीट पर बैठी थी। मुझे लगता है कि आपके दोस्तों को फिर से पीएमए की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नहीं यार, वो दोनों वैसे टाइम के बहुत पाबंद हैं और अभी तो ऑफ ड्यूटी हैं। और हसाम कहता है कि कोई असूल उसकी ज़िंदगी पर असर नहीं करता जब तक उसके अब्बा का डंडा उसके सर पर न पड़े। यावर ने हंसते हुए बताया, हसाम भाई बहुत डरते हैं शावेज अंकल से। ज़ोबिया महसूस होती हंसी थी। नहीं, वो डरने वाली चीज़ नहीं, वो उनको तंग भी तो करता है। आयशा आंटी को उनकी शिकायतें लगाकर उन दोनों को लड़वाता रहता है। बहुत शैतानी दिमाग है उसका। यावर ने उसके कारनामे बताए तो ज़ोबिया एक बार फिर से हंस पड़ी थी। सिमल उन दोनों की गुफ्तगू खामोशी से सुन रही थी। उसे इस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि हसाम कौन है या यावर भाई के दोस्त कौन है। उसके पास सोचने के लिए और बहुत सी चीजें थी। क्यों चुप बैठी हो? खुदा न हासा सकता हो गया है या फालिज? सूबिया ने उसकी खामोशी पर चोट की। बस ऐसा ही। वो सोचों से बाहर है। जुबान क्या घर में रख कर आई हो आज? वो उसे तंग करते हुए बोली थी। सिमल ने उसे घूरी से नवाजा। वो यावर भाई की मौजूदगी की वजह से सोबिया के दांत तोड़ने से कासर थी जो उस पर निकल रहे थे। डाइन, वैसे तो रोनी सूरत बनी फिरती है। अब देखो कैसे दांत निकल रहे हैं इसके। अभी बताती हूँ। वकीना तो उस नजरों से जोबिया को देखती ही बड़बड़ाई। उसने सेफ्टी पिन बैग से निकालकर जोबिया के बाजू में चुभो दी और खुद को अनजान जाहिर किया। आह! जोबिया जोर से चीखी। क्या हुआ जोबी? चेहरे पर सारे जहान की फिक्रमंदी लेकर उसने पूछा। मारा तुम कहीं जाके? जोबिया ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा था। यावर उसकी चीख पर मुतवज्जा नहीं हुआ। उसका सारा ध्यान ड्राइविंग की तरफ था। वो जानता था कि दोनों लड़े बगैर सुकून से बैठ जाएं। इम्पॉसिबल। मार्गिला की पहाड़ियां बड़ी हसीन दिखती हैं। एक बार इन पहाड़ियों पर चले जाओ तो इस शहर में खो जाने का दिल चाहता है। जो कुदरती हुस्न ने यहाँ बांध रखा है। मार्गिला की पहाड़ियां ऐसी ही हैं, खूबसूरत, सरसब्ज और दिल के तार छेड़ देने वाली, जमीन को जन्नत का रूप देने वाली हसीन तरीन पहाड़ियां। हसाम उन्हीं पहाड़ियों का आशिक था और सिर्फ हसाम ही नहीं, वो भी, जो लंबे लंबे कदम उठाता उसकी तरफ आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी जल्दी तशरीफ ले आए। सलाम का जवाब देने के साथ साथ उसकी तैयारी का जायजा लेते हुए वो तंज करना नहीं भूला था। बस भी करो अब। वो शावर का बच्चा हमें जल्दी आने का कह रहा था और खुद अभी तक नहीं आया। वो चिढ़कर बोला, माथे पर सिलवटें से पड़ी हुई थी जो उसके चेहरे की संजीदगी में इजाफा कर रही थी। ओह माय गॉड! हसाम दिल पर हाथ रखकर चिल्लाया था। ये कब हुआ? और क्या नाम है उसका? उसकी चीख पर एक लम्हे को इर्तिजा भी अपनी जगह से गैर इरादी तौर पर उछलकर पीछे हटा था। हैं? क्या बोल रहा है? उसकी चीख पर हवास भागता हुआ था। यार बता, वो कब हुआ? और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। हसाम की बात उसे अब भी समझ नहीं आई थी। अरे क्या बोल रहे? किसकी बात कर रहा है? वो अब की बात झुंझलाया था। यावर के बच्चे की बात कर रहा हूँ। वो कब हुआ? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। यावर ने शादी कर ली और वो भी मेरे बगैर। क्या? इर्तिजा का मुंह खुल गया। लम्हा लगा था उसे हसाम की बात समझने में और उसका दिल किया उसको मुंह तोड़ दे। मतलब हद होगी, नॉनसेंस। तुझे तो मैं बताता हूँ अभी। हसाम के बच्चे, वो दांत पीसता हुआ बोला और खूनखार तेवर लिए 2 कदम आगे बढ़ा। हाय अल्लाह, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और तूने मुझे डायरेक्ट अब्बा बना दिया। हसाम, वो गर्ज कर बोला था। हसाम उसको मुंह चढ़ाकर भागा और वो उसके पीछे भागने लगा था। मार्गिला के खूबसूरत पहाड़ों पर हसाम की हंसी गूंज रही थी। फलक पर तैरते बादलों के टुकड़े भी हसाम को हंसता देखकर मुस्कुराए थे। वो गाड़ी से निकली तो उसकी नजर फलक की जानिब उठी। नीला आसमान, गहरे सफेद बादल जो रुई के गालों के मानंद पहाड़ियों पर उतरे हुए थे। पहाड़ियां सब्ज थीं, आसमान नीला, बादल सफेद और सुरमई जमीन। वो इस्लामाबाद था और इस्लामाबाद के बहुत सारे रंग थे, खूबसूरत और हसीन रंग। वो उन रंगों को पहचानती थी, आंखें उस मंजर से बेपनाह मानूस सी। ओ मेरे हसीन शहर! इस्लामाबाद का दिलकश मौसम उसे अपने शहर में जकड़ चुका था। वो मशहूर सी होकर उन पहाड़ियों को देख रही थी, यूं जैसे पहली बार ही देख रही हो। वो हर बार उन पहाड़ियों को यूं ही देखती थी। उसे इन पहाड़ियों से मोहब्बत थी और जिन चीजों से मोहब्बत होती है वह कभी पुरानी नहीं होती। बार बार देखने का दिल चाहता है, सराहने का दिल चाहता है। चलो चलें। यावर भाई की आवाज ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। वो उन दोनों को चलने का कह रहे थे। वो जैसे एक शहर से निकली थी। ओह माय गॉड! मैं अपने मोबाइल और बैग गाड़ी में ही भूल आई हूँ और उसे चलते हुए एकदम याद आया था। कोई बात नहीं गुड़िया, आओ ले आते हैं। यावर ने वापस चलने का इशारा किया था। अरे नहीं भाई, आप दोनों ऊपर जाएं, मैं बस अभी लेकर आई। मुझे गाड़ी की चाबी दे दे। उसने साथ ही चाबी के लिए
हाथ आगे बढ़ा दिया। ओके, जल्दी आना, हम इधर सामने ही हैं। यावन ने उससे चाबी थमाई थी। उसने सर हिलाया और वापस मुड़ गई। उसने गाड़ी का लॉक खोलकर बैग और मोबाइल पकड़ा और ऊपर की जानिब कदम बढ़ाए। उसने ऊपर आसमान की जानिब देखा और फिजा में दोनों हाथ बुलंद किए, फिर एक गहरा सांस लेकर आंखें बंद कर ली। वो एड़ियों पर गोल गोल घूमी। उसे हल्का हल्का आज भी याद था जब बाबा के साथ वो मार्गिला हिल्स आया करती थी। उसने आंखों में उमड़ती नमी साफ की। मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आती है, बहुत ज्यादा। उसकी आंखों में वो हिसन था जो किसी की याद में रोने के बाद किसी की आंखों में बेवजह ही उतरता है। मगर वो रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी, दर्द में मुस्कुरा रही थी। वो बाहर मुकम्मल दिखने वाली लड़की कितनी अधूरी थी। कोई कह सकता था कि वो अंदर से कितनी दुखी होगी? नहीं, लोग सिर्फ आपका ज़ाहिर देखते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि हर खुश नजर आने वाला इंसान अंदर से कितना अधूरा होता है। उसने आंखें खोली और खुद को कंपोज किया, फिर पलटी और उसने अभी एक कदम ही उठाया था जब उसे महसूस हुआ वह किसी पहाड़ से टकरा गई हो। उसे अपनी आंखों के सामने तारे नाचते हुए नजर आए। उसने गिरने के डर से जोर से आंखें बंद कर ली। लम्हों में उसे महसूस हुआ कि वो गिरी नहीं है, किसी ने उसे सहारा देकर गिरने से बचाया हुआ था। कौन था वो जिसने उसे सहारा दिया था? उसने धीरे से पलकों की बाड़ उठाई थी। उस शख्स के चेहरे पर नजर डालते ही उसे हैरत का झटका लगा था। तो वो दोनों बैक आवाज बोले थे। दुनिया वाकई गोल है, उसे इस बात का अंदाजा आज हुआ था। मार्गला की पहाड़ियों पर उसका टकराव उससे बड़ा अचानक हुआ था। लम्हा भर को तो वो संभल ही नहीं पाई थी। उसका पैर लड़खड़ाया था और उससे पहले कि वो गिरती, उस शख्स ने उसका हाथ थाम कर गिरने से बचाया था। पहले तो वह हक्का बक्का खड़ी सिचुएशन समझने की कोशिश करती थी, फिर जब उसे एहसास हुआ कि वो उस शख्स के सहारे खड़ी है तो उसका जी चाह जमीन पड़ी और वो उसमें समा जाए। शर्म, हया और खपत के मिले जुले जज्बात की जगह अब गुस्से ने ले ली थी। वो शख्स अब भी उसे टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था। ये क्या बदतमीजी है? वो एकदम होश में आई थी। शर्म नहीं आती? वो सुलगते लहजे में गुर्राई थी। मैंने कौन सी बदतमीजी की है? वो हैरत और नासमझी से बोला। आपको शर्म नहीं आती? लड़कियों से जानबूझकर टकराते हुए उसने मुकाबल की शर्म दिलाने की कोशिश की, जो एक नामुमकिन सी बात थी। मैं जानबूझकर नहीं टकराया आपसे। उसने जैसे वजाहत देने की कोशिश की। तो क्या मैं आपसे टकराई हूँ? वह हंस पे आदत भड़क उठी थी। वेल, आप खुद समझदार हैं, अब मैं क्या कह सकता हूँ? वो कंधे उचकाता हुआ इत्मीनान से बोला था। छोड़े मुझे, वो जोर से चीखी। इर्तिजा को लगा था ये लड़की उसे बहरक करके छोड़ेगी। ऐसा नहीं बोल सकती क्या? मैं ऊंचा नहीं सुनता, वो जलकर बोला था। मुझे छोड़े। और फिर से घुराई। ओके, एज यू विश। उसने कंधे उचकाए और सिमल का हाथ छोड़ दिया और वो धड़ाम से नीचे गिरी। ऐसे सिचुएशन में होता तो ये है कि हीरो दोनों हाथों से थाम कर हीरोइन को गिरने से बचाता है, उसे सहारा देता है, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ही बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इधर तो हीरो साहब का हंस हंस कर बुरा हाल था और कमबख्त की हंसी थी भी इतनी खूबसूरत कि वो बिला इरादा ही उसे देखेगी। ब्राउन कलर की शलवार कमीज पहने वो इस वक्त बेइंतहा खूबसूरत लग रहा था। उसकी हल्की बड़ी हुई शेव उसकी शख्सियत के रौब में मजीद इजाफा कर रही थी। एम आई लुकिंग हैंडसम? वो शौकी से बोला और वो जो जमीन पर गिरी उसे टिकटिकी बांधे देखे जा रही थी। उसके इस शौक सवाल पर खफत और शर्मिंदगी से सुर्ख होगी। उसने अपने आप को कोसा। क्या जरूरत है उस हैंडसम को देखने की? खामहा खुशफहमियां पाल लेगा। शक्ल देखी है आपने अपनी? बंदर भी आपसे प्यारा होगा। वो दांत पीस कर बोलते हुए उठ खड़ी हुई। इर्तिजा ने सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। ए लड़की, तमीज से बात करो। तो मुझे जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? मुझ जैसा हैंडसम और खूबसूरत इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियां मुझ पर मरती थी। वो फखरिया अंदाज में कॉलर खड़े करते हुए बोला। हाँ, वो वाकई इस काबिल था कि उस पर मरा जाए। तहम सिमल ने एतराफ करना अपनी मौत समझा। वो सब बंदी होंगी जभी तो आप पर मरती थी। मतलब हद होगी खुशफहमियों की। शोखा कहीं का। उस लंगूर को तो मैं अभी बताती हूँ। वो दिल ही दिल में दांत पीस कर बड़बड़ाई थी। उसने अपने बैग में हाथ डालकर सेफ्टी पिन निकाली और इर्तिजा की तरफ देखकर मुस्कुराई। इर्तिजा को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। अजीब लड़की थी। अभी थोड़ी देर पहले कैसी शेरनी बनी हुई थी और अब मुस्कुरा रही थी। ओह हेलो मोहतरमा, आपकी दिमागी हालत तो ठीक है। अंदाज संसिया था जिस पर उसे गुस्सा तो बहुत आया, मगर खून के घूंट पी कर रह गई। बड़ी मुश्किल से दांत पर दांत जमा कर अपना गुस्सा कंट्रोल किया और जबरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। मैं ठीक नहीं हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप मुझे हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं? हाय, क्या मासूमियत थी। कोई भी धोखा खा सकता था, वो भी खा बैठा था। क्या हुआ? पाँव में क्यों दर्द हो रहा है? वो परेशानी से बोलता उसके करीब आया ही था कि जिमल ने सेफ्टी पिन पूरी ताकत से उसके बाजू में चुभो दी। आह! उसकी दिल दहला देने वाली चीख से मार्गिला की पहाड़ियां गूंज उठी थी।
दरख्तों के सारे तोते कव्वे उड़ गए थे। यूं उसे खा जाने वाली नजरों से अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखा। उसने भी यकीनी से फिर से उसे देखा, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो क्या वाकई उस टांग जितनी लड़की ने मेजर इर्तजा अली खान को सेफ्टी पिन चुभो दी थी, वो भी इतनी जोर से। उफ, बस उफ। हा हा हा। उससे इंतहाई गुस्सा से उसकी तरफ देखा जो बेतहाशा हंसते हुए उसकी हालत एंजॉय कर रही थी। भैया, ये जिमल अभी तक आई क्यों नहीं? हमें चलकर देखना चाहिए। जिमल को गए 10 मिनट हो चुके थे और वो अभी तक नहीं लौटी थी। जुबिया को तशवीश हुई, जिसका इजहार उसने यावर से किया था। हाँ चलो चलकर देखते हैं। अभी वो दोनों चंद कदम ही चले थे जब उन दोनों ने किसी की चीख सुनी। इतनी भयानक चीख थी कि जुबिया का दिल धक से रह गया। वो दोनों तेजी से उसकी सीमत भागे थे। सामने मौजूद मंजर को देखकर यावर को हैरत का झटका लगा और शौक तो जुबिया को भी लगा था। हसाम और इर्तजार लड़ते हुए भाग रहे थे जब उन्हें याद आया कि वो लोग इधर यावर से मिलने आए थे। उन दोनों को यावर कहीं नजर न आया। हसाम वहीं एक बेंच पर बैठ गया जबकि इर्तजा सामने वाले कैफे के वॉशरूम चला गया। वो वापस हसाम के पास जा रहा था जब बेध्यानी में वो उससे टकरा गया। उसे यकीन आया कि उसकी मुलाकात उस डायन से दोबारा भी हो सकती है। वो उससे बेदहानी में ही सही लेकिन गिरने से बचा गया था और वो उल्टा उस पर बरस रही थी। उसे भी गुस्सा आया कि एक तो वो उसे गिरने से बचा रहा था और दूसरा वो उसे सुना रही थी। जिंदगी में पहली बार इर्तिजा को खुद पर हैरत हुई थी। वो हमेशा लड़कियों से 6 फुट के फासले पर रहने वाला मर्द आज एक लड़की से अपनी बेइज्जती करवा रहा था। वो नीली आंखों वाली लड़की सर पर चादर ओढ़े हुए थी। वो सादगी में भी मासूमियत का पेकर थी, लेकिन उसकी हरकतें उसके चेहरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। जाने क्यों उसे एहसास हुआ कि वह लड़की अपनी अपनी सी है। उसे एहसास हुआ जैसे उसका और उस लड़की का बरसों पुराना ताल्लुक है। और वह हैरत के झटके में पड़ गया जब उस लड़की ने इतनी जोर से स्कार्फ पिन उसके बाजू में चुभो दी थी और अब उस पर हंस रही थी। इधर हसाम ने भी चीख सुनी थी और वो तेजी से उसे जानी भागा और उससे सामने का मंजर देखकर अपनी बसारत पर शुबा हुआ। जुबिया, हसाम और यावर जब उधर पहुंचे तो सूरत हाल कुछ यूं थी कि इर्तिजा ने उसे उसके बाजू से जोर से पकड़ा हुआ था। आंखें शोले उगल रही थी और वह कह रहा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे तकलीफ दो? वो एक एक लफ्ज छुपा छुपा कर बोला। उसे उस लड़की पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था वो अपने सामने खड़ी उस लड़की को शूट कर देता या उसे उसी पहाड़ी से धक्का दे देता। छोड़ो मुझे जंगली बंदर, तुमने भी तो मुझे गिराया था और मुझ पर हंस भी रहे थे। वो दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे। मैंने तुम्हें गिरने से बचाया था और तुमने यही कहा था छोड़ने को। वो जवाबन तंजिया बोला, हाँ तो अगर मैं आपसे कहती कि इस पहाड़ी से नीचे कूद जाए तो क्या आप मेरे कहने पर ऐसा कर लेते? उसने तीखी नजरों से उसे देखा था और तेजी से बोली थी, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं और अगर मैं गलत थी तो आप भी सही नहीं थे। आखिर पर वो उसकी आंखों में देखकर नागवारी से बोली थी, तुम बहुत बदतमीज लड़की हो। वो कहे बगैर नहीं रह सका था, खुद क्या हो? उसने जवाबन उसे जलाने वाले अंदाज में देखा। मैं 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 हूँ। वह गर्दन अकड़ा कर बोला, अफ्रीकियों के कबीले से भागे हुए लगते हैं आप, जंगली बंदर। वो उसकी सारी स्मार्टनेस की धज्जियां उड़ा गई थी। तुम खुद क्या हो, डायन चुड़ैल कहेंगी। वो भी दो बदो बोला, तुम तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मुझे चुड़ैल डायन बोल रहे हो? गम और गुस्सा और सदमे से उसका बुरा हाल था। हाँ मैंने तो सच बयान किया। वो हाजिर जवाब था, मैं आपका सर फाड़ दूंगी। वो उसके सलीके से बने बालों पर अपने पंजों समेत हमलावर हुई। उफ, क्या आपसे तुम और तुमसे आप। जुबिया ने पुरानी फिल्मों की किसी हीरोइन की तरह दिल पर हाथ रखा था। या अल्लाह, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? इर्तिजा अली खान एक लड़की से बेइज्जत होने के साथ साथ मार भी खा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। हसाम सीटी बजाता हुआ शौकी से बोला था, ये क्या हो रहा है और तुम दोनों क्यों लड़े हो? जावर शौक से निकलता हुआ उन दोनों की तरफ बढ़ा जो सारी दुनिया से बेनियाज एक दूसरे से बच्चों की तरह लड़ने में मगन थे। जिमल ने उसके बाल पकड़े हुए थे जबकि उसने जिमल के बाजू पकड़ रखा था। कोई कह सकता था ये वही सड़ियल मिजाज मेजर इर्तिजा अली खान है जिससे दुश्मन काम चाहते थे, और ये वही मेडिकल की मेच्योर स्टूडेंट थी। यावर भाई, ये लोफर इंसान कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आप इसे जानते हैं क्या? वो यावर से शिकायत करते हुए आखिर पर सवालिया हुई। नहीं यावर, मेरी बात सुन। ये चुड़ैल कब से मुझे तंग कर रही थी और तूने अभी अपनी आंखों से देखा है मुझ पर हमला करते हुए। उससे अपनी सफाई देने के साथ यावर को सबूत भी फराहम किया था कि देखो ये लड़की मुझ पर हमला करी है, मैंने कुछ नहीं किया। आप चुप करें मिस्टर लोफर। उसे घुरी से नवाजती हुई बोली, लोफर? इर्तिजा का मुंह खुल गया जबकि हसाम का कहका बुलंद हुआ। यावर ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी।
बदकिस्मती से ये लोफर मेरा दोस्त है, यावर ने गहरी सांस लेकर कहा। इर्तिजा ने शौक से अपने दोस्त की गद्दारी देखी। हसाम ने बेसाख्ता कहका लगाया था, क्या यावर भाई, ये लंगूर आपकी दोस्त है? इर्तिजा का चेहरा एक बार फिर सुर्ख हुआ था गम और गुस्से से। यावर, मैं इस चुड़ैल का कत्ल कर दूंगा, वह गरज कर बोला था। इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दो? तुम्हारी तो। वो दांत पीसते हुए आगे बढ़ी जब सूबिया ने उसका हाथ पकड़कर वापस खींचा। सिमल यार बस करो, क्यों लड़ी इर्तिजा भाई से? जुबिया ने उसे रोका। ऐसे कैसे बस कर दूं, ये उल्लू के? उसने बोलते हुए जबान दांतों तले दबाई। यावर और हसाम का जानदार कहका बुलंद हुआ। इर्तिजा ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और आंखों ही आंखों में धमकी दी। चलो बस करो अब, तुम दोनों क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो? सॉरी बोलो जल्दी से। यावर ने उन दोनों को डांटते हुए कहा। पहले तुम, वो बोला। नहीं पहले आप, वो भी सिद्धि अंदाज में बोली। तुम, आप, तुम, आप, तुम, आप। खामोश। एक और लफ्ज नहीं, बहुत हो गया, चलो अब। यावर की धार ने उन दोनों को खामोश करवाया। उनकी जुबानें तो बंद हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। पता नहीं सुबह ही सुबह किस मनहूस का मुंह देख लिया था जो ये लोफर मेरे पीछे पड़ गया। वरना खुद से बड़बड़ाते हुए बोली थी। इस वक्त वो ये बात भूल चुकी थी कि उसने सुबह उठकर सबसे पहले अपनी ही मनहूस शक्ल आईने में देखी थी। जरूर आईना देखा होगा तुमने, वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला था। और वो खजल होकर रह गई। उसे पता नहीं चला कि कब उसके पीछे आते हुए वो मनहूस उसकी बात सुन चुका था। वो कई पहरों तक उन पहाड़ों पर घूमते रहे थे। उनसे चंद कदम की फासले पर सिमल और जोबिया तस्वीरें ले रही थी। इर्तिजा ने एक नजर सिमल के साथ खड़ी लड़की पर डाली। वो यावर की बहन थी और उस चुड़ैल की दोस्त। उसे याद है उसने उसे जूबी कहा था और उसके दिमाग में झमाका हुआ। ओह माय गॉड, जूबी, मतलब ये वही लड़की है जिससे भैया मोहब्बत करते हैं? मतलब इसी के लिए ये चुड़ैल लड़ने पहुंच गई थी हॉस्पिटल तक? वाकई वो दोनों बेमिसाल सहेलियां थी। उसे उन दोनों की दोस्ती पर रश्क आया था। मतलब यावत की बहन मेरी भाभी बनेगी? ओह, बस अब भैया को मनाना बाकी है। ये शादी तो होकर रहेगी। मुझे अपनी भाभी बहुत पसंद आई है। वो दिल ही दिल में आगे का लाहे अमल तय कर रहा था। ये सब क्या था? जुबिया ने हंसते हुए पूछा। पता नहीं, वो बेसारियत से बोली। उसका मूड ऑफ हो चुका था। तुम दोनों टॉम एंड जेरी की तरह लड़े थे, बताओ तो सही क्या बात हुई थी? उसने फूले मुंह से सारी बात बताई, लेकिन पिछली मुलाकात का हाल नहीं सुनाया। जुबिया का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। उसने गुस्से से उसे घूरा। यार, इर्तिजा भाई को हम लोग शुरू से जानते हैं, तुम उनसे पहली बार मिली हो। वो बहुत नाइस और स्वीट इंसान है। आर्मी में भी भाई के साथ ही होते हैं। अब मैं उसे क्या बताऊं कि मैं उससे पहली बार नहीं दूसरी बार मिल रही हूँ। और दोनों बार ही वो शख्स उसे अपनी बातों से तंग कर चुका था। वो जैसा भी था, लेकिन उसकी निगाह में अपने लिए उसने हमेशा एहतराम देखा था। वो सोच रही थी जब जुबियन ने उसका कंधा हिलाया। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि कभी कभी कुछ लोग उस दुनिया में इत्तेफाक से मिलते हैं जो पहली नजर में ही अच्छे लगने लग जाते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जिनसे बार बार मिलो तब भी वो हमें अच्छे नहीं लगते। वो दोनों इस पल घास पर नंगे पांव बैठी हुई थी। सूरज ढल रहा था। माहौल में एक बेनाम से उदासी महसूस हुई थी। ये सब दिलों के रिश्ते होते हैं। तुम जानती हो, मुस्तफा से मुझे पहली नजर की मोहब्बत हुई थी। शायद पहली नजर में नहीं, मोहब्बत की नजर से जब उनको देखा था तब भी मोहब्बत हो गई थी, और मैं आज तक उस लम्हे से नहीं निकल पाई। वो आंखें बंद करके वो लम्हा याद करते हुए बोली थी। पता नहीं ये कैसा तजुर्बा होता है। मैं वाकई तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ सकती, क्योंकि मैं मोहब्बत के जज्बे से नाआशना हूँ। वो उफ़क़ पर उड़ते परिंदों को देखते हुए बोली थी। सोचों का एक जहान था जो उसके अंदर आबाद था। मुझे समझ नहीं आता कि अल्लाह मेरी दुआएं क्यों रद्द करते हैं। मैं सारी नमाजें पढ़ती हूँ, अल्लाह से दुआएं करती हूँ, लेकिन वो हर बार मुझे लेट डाउन कर देते हैं। हमें वो क्यों नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, जिससे हमें मोहब्बत होती है? इतना क्यों आजमाते हैं अल्लाह? वो बेबसी से चेहरे को उफ़क़ की जानिब उठाकर जाने की स्रो में बहकर बोली थी। सूबी, अल्लाह कभी भी दुआएं रद्द नहीं करता, बल्कि हमारी दुआओं को संभाल कर रख लेता है और फिर वहां से अता करता है जहां से हमने गुमान भी नहीं किया होता। वो नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली थी। तो फिर अल्लाह मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल करते? उसकी जुबान पर शिकवा दर आया। तुमसे किसने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की? सूबी, हम बहुत सी दुआएं करते हैं, लेकिन सब की सब उसी वक्त कबूल नहीं होती। वक्त लगता है। आजमाइश आती है, तुम आजमाइश में सब्र करो, वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। दुआ कबूल होती है, और अगर सच्चे दिल से की गई हो। कुछ चीजें हमारे हक में बेहतर नहीं होती, इसलिए हमें नहीं मिलती। उसने नरमी से उसे समझाया था। और यही चीजें अगर इंसान को ना मिलें तो फिर
اگر میں صبر کر لوں، اگر میں اس کو اللہ پر چھوڑ دوں تب؟ اس کی آواز میں یاسیت تھی۔ اللہ کے لیے اگر تم کچھ چھوڑو گی تو کوئی احسان نہیں کرو گی۔ وہ اگر ایک چیز لے لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین سے نوازتا ہے۔ وہ کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ تم آج اس کے لیے کچھ چھوڑتی ہو تو وہ اسے بہترین سے ریپلیس کرے گا۔ وہ بہتر نہیں، بہترین سے نوازنے والا ہے۔ تم اگر اللہ سے زیادہ محبت کرتی ہو اس شخص سے، تو یہ بات دماغ میں بٹھا لو کہ تم اللہ کی محبت میں کسی کو شریک کر رہی ہو، اور اللہ شرک معاف نہیں کرتا۔ وہ اسے سمجھاتی ہوئی بولی تھی، اس کا انداز نرم اور سنجیدہ تھا۔ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، لیکن اس شخص کی محبت نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میرے لیے اللہ کی محبت کافی ہے، تو کیا میں اسے بھول سکتی ہوں؟ وہ جیسے خود سے پوچھ رہی تھی، اس کے انداز میں بے چینی تھی، بے بسی تھی۔ سمل نے بڑے غور سے اسے دیکھا تھا۔ کیا نامحرم کی محبت یوں ہی دل کو بے چین کر دیتی ہے؟ اس نے اس پل زوبیہ کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا، کسی کو دل سے نکالنے کے لیے اسے بھلانا ضروری نہیں ہوتا، بس اپنے نفس پر قابو رکھو، اس رستے سے اجتناب کرو جدھر سے وہ شخص گزرے۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر بات جاری رکھی۔ تم ایک لڑکی ہو اور وہ تمہارا محرم نہیں ہے۔ جانتی ہو تم اس کے سامنے کتنی بار جھکی ہو؟ اس نے زوبیہ کے سر کو جھکتے ہوئے دیکھا تھا، پھر تعصب سے سر ہلایا اور بولی، کتنی بار اس نے تمہیں لیٹ ڈاؤن کیا ہے؟ کتنی بار وہ شخص تمہیں دھتکار چکا ہے؟ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے اس شخص سے کبھی شکایت نہیں کی اس چیز کی کہ وہ تمہاری نہیں سنتا؟ زوبی، تم نے اپنے آپ کو اس انسان کے سامنے بہت جھکا لیا۔ اللہ نے ابھی تمہاری ایک دعا قبول نہیں کی تو تم شکوہ کرنے لگی۔ تم نے یہ کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ اللہ تمہیں لیٹ ڈاؤن کرتا ہے۔ اللہ انسان کے ہاتھوں کو کبھی نہیں جھٹکتا۔ تم اس کی جانب ایک قدم بڑھاؤ گی، وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ تم اس انسان سے اتنی محبت کرتی ہو کہ اپنی انا کو بھی مٹا سکتی ہو، لیکن اللہ سے تم نے اتنی محبت نہیں کی جتنی اس انسان سے کی ہے جو تمہاری وفا کے قابل نہیں۔ اللہ تمہیں کیسے وہ شخص دے دے جس کی وجہ سے تم اللہ کو بھول رہی ہو؟ زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو آ کے چہرے پر ندامت ٹھہری تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، انسان بڑا ناشکر ہے، لوگوں سے دل لگاتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ لوگ تو ہوتے ہی بے وفا اور خود غرض ہیں۔ بھلا کبھی نامحرم بھی کسی عورت کی محبت کے بدلے میں چاہت اور وفا دے سکتے ہیں؟ وہ آنکھیں بند کر کے سوچنے لگی۔ اسے یاد آیا وہ آخری فون کال، کتنی بری طرح اس انسان نے اس کو دھتکارا تھا۔ وہ آخری ملاقات، وہ دن جب مصطفیٰ نے اس کے کردار کی دھجیاں اڑائی تھی، کچھ بھی تو نہیں بھولی تھی وہ؟ زوبی، میری ایک بات یاد رکھنا، لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر اگر انسان سے محبت کرے تو جانتی ہو کیا ہوتا ہے؟ اسے دھتکار ملتی ہے اس انسان سے جس سے اس نے سب سے زیادہ محبت کی ہوتی ہے۔ اور جانتی ہو جب اسے دھتکار ملتی ہے تو وہ کدھر گرتا ہے؟ اس نے پوچھا، پھر خود ہی جواب دیا، سجدے میں، منہ کے بل۔ وہ رکی، پھر بات جاری رکھی، اور پھر اس کے منہ سے پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ اسے کون یاد آتا ہے؟ اسے تھامتا کون ہے؟ کون اسے سہارا دیتا ہے؟ کون اسے جینے کی ہمت دیتا ہے؟ وہ جیسے جرح کر رہی تھی، اس کے سوال زوبیہ کی ضمیر پر جیسے کوڑے برسا رہے تھے۔ اللہ۔ زوبیہ کے ہونٹوں سے لرزتے ہوئے نکلا تھا یہ ایک لفظ۔ زوبی، تم میری سب سے اچھی دوست ہو، میں تمہیں یوں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے مجھے وہی پرانی ہنستی مسکراتی زوبی چاہیے۔ اس طرح روتی ہوئی تم زومبی لگتی ہو۔ وہ آخر پر کچھ شرارت سے بولی تھی، اور اس کی بات پر زوبیہ نے آنکھوں سے مسکرا دی۔ کچھ دوست واقعی ایک نعمت ہوتی ہیں، وہ اس کا ہر پل ساتھ دیتی تھی، ہر راہ پر اس کے ساتھ چلنے کو تیار رہتی تھی، مگر اسے ہر غلط راستے پر چلتے نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کی دوست تھی۔ دوست آپ کی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں، دوستی کی وجہ سے نظر انداز نہیں کرتے۔ سیمل کی باتوں نے اسے آئینہ دکھا دیا تھا۔ وہ اپنے اللہ کو منانا چاہتی تھی، فیصلہ ہو چکا تھا، محبت جیت گئی تھی اللہ کی۔ Give your heart to Allah and He will heal it for you، زمل نے کہا تھا، اور وہ نم آنکھوں سے آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھنے لگی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے ایک لڑکی سے اتنی بے عزتی کروا لی۔ وہ تمہیں لوفر، بندر اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ گئی ہے، لیکن تم بالکل نارمل ریئیکٹ کر رہے ہو، بلکہ مسکرا رہے ہو۔ حسام اس کو حیرت سے دیکھ کر کہہ رہا تھا، جو پتہ نہیں کن سوچوں میں کھویا مسکرا رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ سٹ پٹایا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن تھی تو وہ ایک لڑکی نا۔ اب کیا میں بھی اس کے بال پکڑ لیتا؟ تو یہ میری تربیت مجھے اجازت نہیں دیتی۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ لڑکی یاور کی بہن کی دوست ہے، اور اسی لیے میں لحاظ کر کے۔ وہ جیسے کچھ جذبس ہو کر اپنی صفائی دے رہا تھا۔ او، لیکن یہ مسکراہٹ کیسی ہے؟ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ حسام نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے مانی خیزی سے کہا تھا، یاور اس کو سمجھا لو، میرا دماغ نہ کھائے۔ وہ دانت پیس کر اب جیسے مصنوعی غصہ سے وارن کر رہا تھا۔ صحیح تو کہہ رہے وہ۔ ویسے یہ بتاؤ، کیا تم اس سے پہلے بھی مل چکے ہو، جو وہ تمہاری جان لینے پر تل گئی تھی؟ یاور نے بھی حسام کا ساتھ دیا۔ نہیں تو، میری تو اس سے پہلی ملاقات ہے۔ غلطی میری نہیں تھی، میں جان بوجھ کر اس سے نہیں ٹکرایا تھا، اس سے شاید قسمت میں ہی ہم دونوں کا ٹکرانا لکھا تھا۔
آخری لائن اس نے دل میں ہی کہی تھی، لیکن مجھے تو معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے۔ حسام اب بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔ حسام پاس آ جاؤ، وہ چڑ کر بولا۔ اچھا اچھا۔ حسام نے فرما بردار بچوں کی طرح ہونٹوں پر انگلی رکھ لی تھی۔ چند پل ہی گزرے تھے جب حسام نے ارتسا کی طرف دیکھا جو اب بھی دور کہیں کھویا مسکرا رہا تھا۔ حسام نے یاور کو ٹھوکا دے کر اس طرف متوجہ کیا۔ وہ دونوں حیرت سے اسے مسکراتا دیکھ رہے تھے۔ لگتا ہے اس پر تیری بہن کی اس چڑیل دوست کا سایہ ہو گیا، اور اب میرا یار پاگل ہو گیا۔ حسام نے یاور کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا بکواس کر رہے تو؟ میں ٹھیک کہہ رہا میری جان۔ ماں بدولت کی پیش گوئی ہے کہ ارتسا علی خان پر ایک چڑیل کا سایہ ہو گیا، اور عنقریب یہ اس کے عشق میں مجنوں بنے ہوں گے۔ شٹ اپ، میں تیری محبوبہ نہیں ہوں، یاور اس کے میری جان کہنے پر تب کر بولا تھا۔ اچانک حسام کو شرارت سوچی۔ اس نے پاکٹ سے موبائل نکال کر ارتسا کی تصویر کھینچ لی۔ کلک کی آواز پر ارتسا نے جھمبے سے ان دونوں کی طرف دیکھا جو چہرے پر بڑی کمینی مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے تم دونوں کو؟ اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر تم کس کے خیالوں میں کھوئے ارد گرد سے بے پرواہ ہو کر مسکرا رہی ہو۔ حسام دانت نکالتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں نہیں تو میں کب مسکرا رہا ہوں؟ وہ بوکھلایا۔ تم جو یوں مسکرا رہے ہو کچھ تو ہے جو چھپا رہے ہو۔ یاور نے بھی اس کو زچ کیا۔ میں نے کہا میں نہیں مسکرا رہا۔ وہ گڑبڑا کر بولا۔ جھوٹ۔ یاور نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، میرا یقین کرو، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم لوگ سوچ رہے ہو۔ وہ باقاعدہ صفائیاں دینے لگ گیا تھا۔ تو پھر کیسا ہے؟ یہ دیکھو تصویر۔ کس کے خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ بتاؤ کون ہے وہ لڑکی؟ کہاں ملی وہ لڑکی؟ حسام اس کے سامنے موبائل کرتا ہوا جذباتی انداز میں بولا۔ حسام ڈیلیٹ کرو یہ تصویر، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ نو نیور، یہ تصویر میں اپنی بھابھی کو سینڈ کروں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ تم اس طرح ان کے خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ شرارت سے بولتا موبائل جیب میں رکھ کر پیچھے ہوا۔ کون سی بھابھی؟ دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں بولا تھا۔ میرا مطلب ہے میری ہونے والی بھابھی، میرے لنگوٹیا یار کی بیوی۔ وہ دانت نکال کر اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ بکواس نہ کرو، ہم لوگ یہاں انجوائے کرنے آئے ہیں۔ وہ برہم ہوا اور بات بدلی۔ اوکے اوکے ریلیکس یار، کیا ہو گیا؟ چلو چلتے ہیں، میں زوبی کو بھی کہتا ہوں۔ یاور نے بات ختم کی۔ پتا تو میں لگا کر ہی رہوں گا، تم فکر نہ کرو بچو۔ حسام منہ پر ہاتھ پھیر کر دل ہی دل میں بولا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے کسی قابل بھروسہ آدمی کی ضرورت ہے، ابھی تک کسی کو ہائر کیوں نہیں کیا تم نے؟ سبحان خان صبح ہی صبح اپنے خاص ملازم شرفو پر دھاڑ رہے تھے۔ شرفو ان کا خاص ملازم تھا جو ان کے سارے کالے دھندوں سے واقف تھا۔ سوری سر، لیکن ابھی مجھے وقت چاہیے، اتنی جلدی کوئی قابل بھروسہ آدمی ملنا مشکل ہے۔ آپ مجھے تھوڑا وقت دیں۔ مودب سے ہاتھ باندھے شرفو نے جیسے درخواست کی تھی۔ ٹھیک ہے، 2 دن۔ سبحان خان نے 2 انگلیاں اٹھائیں اور وارننگ دیتی نظروں سے اسے دیکھا۔ بس 2 دن ہے تمہارے پاس، اگر تم کسی قابل آدمی کو نہ ڈھونڈ سکے تو اپنا انجام یاد رکھنا۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولے تھے۔ ان کی دھمکی پر شرفو کپ کپا کر رہ گیا۔ جی سر، میں پوری کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں، تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ اب جاؤ یہاں سے، انتہائی سرد لہجے میں کہتے ہوئے ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑی سگار ایش ٹرے میں پھینکی تھی۔ جی سر۔ شرفو تیزی سے سر ہلا کر باہر نکلا۔ سب کے سب نکمبے ہیں، کوئی ایک کام بھی ان سے ڈھنگ کا نہیں ہوتا۔ سبحان خان ناگواری سے بڑبڑائے تھے۔ کیا ہوا؟ کیوں غصہ کریں؟ صفیہ اندر آتے ہوئے بولے۔ کچھ نہیں، بس یہ شرفو کو ایک کام دیا تھا، اس سے وہ بھی نہیں ہوا۔ وہ بیزاری سے بولے۔ آپ غصہ مت کریں اور میری بات سنیں۔ وہ لہجے میں شیرینی سموتے ہوئے بولی۔ کیا بات کرنی ہے؟ انہوں نے ماتھے پر سلوٹیں ڈال کر پوچھا۔ میں چاہتی ہوں کہ سمل میری بہو بنے۔ وہ مجھے بچپن سے ہی اپنے دلاور کے لیے پسند ہے، اور اب حیات بھائی تو زندہ نہیں رہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دلاور بھی سمل سے محبت کرتے، اور اب آپ نورین سے بات کرنے میرے ساتھ جائیں گے۔ صفیہ نے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ ذرا اصرار بھرے انداز میں کہا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر دلاور راضی ہے تو میں 1-2 دن تک فارغ ہوتا ہوں تو پھر چلیں گے۔ اور رضامند ہوتے ہوئے بولے۔ یہ رشتہ انہیں اپنے لیے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ زمل حیات کی بیٹی تھی، حیات مر چکا تھا۔ نورین میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کو انکار کرتی۔ زمل ان کے لیے سونے کی چڑیا تھی، وہ اسے کسی بھی حالت میں پنجرے تک لانا چاہتے تھے تاکہ وہ اس کی جائیداد ہتھیا سکیں۔ ٹھیک ہے، میں بہت خوش ہوں کہ زمل ہماری بہو بنے گی۔ صفیہ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لمحوں میں آ کر غائب ہو چکی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی تمہاری سوچ پر۔ اب میں دیکھتی ہوں سمل بی بی کہ کس طرح چلتی ہے تمہاری زبان۔ تمہارا وہ حشر کروں گی کہ یاد رکھو گی۔ صفیہ نفرت بھرے انداز میں سمل سے دل ہی دل میں مخاطب تھی، اس بات سے بے خبر کہ نفرت کی آگ میں وہ خود بھی جلنے والی تھی۔